हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू डेटा हैंडलिंग। उसके बाद ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेटा की यूजिंग द बार ग्राफ और पाई चार्ट्स। इनको डिटेल में करेंगे। एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर डिटेल्स देखेंगे अबाउट द डेक ऑफ कार्ड्स। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेटा हैंडलिंग। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा होता है जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज आपको पता करनी है। तो एक बच्चे ने कहा मैम 13 ईयर्स, एक ने कहा 14 ईयर्स, एक ने कहा 12 ईयर्स, दूसरे ने कहा 12 ईयर्स, फिर नेक्स्ट बच्चे ने कहा 16 ईयर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट की है, दिस इज कॉल्ड डेटा। बेसिकली ये रो डेटा है। फिर है एरे। एरे या एरे डाटा क्या होता है कि जब आप इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं एरे डाटा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें हर एक न्यूमेरिकल फिगर आपकी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। जैसे इसमें 12 आपकी ऑब्जर्वेशन है, 14 ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स अकर हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर 12 जो है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 क्या हो जाएगी? 2। 13 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है कि जब हम डेटा को वेरिएबल की वैल्यू और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में शो करते हैं। डेफिनेशन देखिए, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा दैट शोज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें यहाँ पे हमने वेरिएबल जो एज है वो लिख ली, 12, 13, 14 और 16। फिर टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स होता है कि इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर फ्रीक्वेंसी 12 2 टाइम्स अक्कर हो रहा था तो 2 लिख दी। 13, 14, 16 ये तीनों 1 टाइम अक्कर हो रही थी तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1। फिर आता है रेंज। क्या होती है? रेंज होता है कि जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की है उसमें जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है उन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो रेंज आएगी। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है 16, लोएस्ट है 12, तो दोनों को माइनस कर देंगे, रेंज क्या है? 4। अब हम देखते हैं कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको पिक्टोरली और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपने छोटी क्लासेस में पिक्टोग्राफ तो पढ़ाई है। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको फ्लावर्स दिखाए गए हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड हुए हैं 3 डेज में। तो यहाँ पर डेज, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यहाँ पे ये हम स्केल लेते हैं कि एक फ्लावर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वाज द सेल ऑफ फ्लावर्स ऑन ट्यूसडे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1 फ्लावर है, आप कहेंगे 40 फ्लावर्स। फिर हम बार ग्राफ की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ क्या होता है? हम ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर बार ग्राफ शो करते हैं। तो बार ग्राफ क्या है? इट डिस्प्लेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म विड्थ का मतलब ये जो विड्थ है ये सेम रहेगी। देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। उनकी जो हाइट है वो चेंज हो सकती है जितनी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। डेफिनेशन देखिए, a display of information using bars of uniform width, their height being proportional to the respective values। यानी width यूनिफॉर्म होगी, हाइट्स वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू। एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ कार इन 3 इयर्स फ्रॉम 2005 टू 2007। तो इसमें हम क्या लेंगे? ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमने ईयर ले लिया। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमने कार्स, नंबर ऑफ कार्स ले ली इन हंड्रेड्स। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछे कि 2007 में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2000 मीन्स 2000। नेक्स्ट है डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
बाय यूजिंग डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कब हेल्पफुल होता है? जब हमने कंपैरिजन करना हो डेटा का। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। इसमें आपको टू सेट्स ऑफ डेटा देखने को मिलते हैं और ये कंपैरिजन के लिए यूजफुल है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं और वाई एक्सिस पर मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। उसने 2005-06 में कितने मार्क्स स्कोर किए थे और 2006-07 में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, उसका डेटा यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैथ्स में उसने 2005-06 में कितने मार्क्स स्कोर किए थे, तो जो 2005-06 का है वो ब्लैंक वाला बार है, हम उसको देखेंगे 30 मार्क्स। 2006-07 में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ये मैथ्स के स्कोर हैं 50 मार्क्स। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसने एट पार मार्क्स लिए हैं। एट पार का मतलब है कि दोनों ईयर में सेम मार्क्स गेन किए हैं, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? एसएसटी। नेक्स्ट है पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग पाई चार्ट्स और सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट्स और सर्कल ग्राफ क्या होता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट। और इसके लिए ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, आप इसको प्लेन पेपर पे शो कर सकते हैं। इसमें होल सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है, ये मान लो सर्कल है, द रीजन बाउंडेड बाय अ पेयर ऑफ रेडियाई एंड एन आर्क, तो दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो इसमें जो हम सर्कल हैं इसको सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ये जो दिखाए गए हैं ये सारे क्या है? सेक्टर्स। तो द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। अब जैसे इसमें स्लीपिंग के 8 आवर्स दिखाए हैं, तो इसका मतलब इस वाले सेक्टर का क्या प्रोपोर्शन है? 8 आवर्स। आपको एग्जांपल से समझाती हूं कि द टाइम स्पेंट बाय अ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ डे। तो आपके पास ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें बच्चों ने एक दिन में जो एक्टिविटी की है उसको दिखाया गया है। स्लीपिंग आवर में वो 8 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल में 6 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं, प्लेइंग में 3 आवर्स, अदर्स एक्टिविटीज में 3 आवर्स, होमवर्क के लिए 4 आवर्स। तो हर सेक्टर जो है वो उसमें ये बताया गया है कि पूरे दिन में वो कितना टाइम किस एक्टिविटी में स्पेंड कर रहे हैं। तो द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर and the size of each sector is proportional to the activity or information it represents. बेसिकली पाई चार्ट को समझने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं आपको बताती हूं। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर और द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स। प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर का मतलब क्या है कि इस सेक्टर के लिए वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, इस केस में वो लेंगे। और जो इसकी पूरी टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? सारे सेक्टर्स की जो वैल्यू है या तो आप उसको ऐड कर दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द टाइम स्पेंट बाय अ चिल्ड्रन ड्यूरिंग अ डे, और आवर्स में दिया हुआ है हमें, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लीपिंग वाले सेक्टर का प्रोपोर्शन 8/24। अगर स्कूल का देखें तो हम 6/24, प्लेइंग का देखें 3/24, अदर्स का देखें 3/24 और होमवर्क का देखें 4/24। तो ये हो गया प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, या फिर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी इस सर्कल के ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनकी क्या वैल्यू है वो हमने दिखा दी। फिर है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट्स का मतलब है कि ये जो सारी वैल्यूज हैं इसकी 8 आवर्स, 6 आवर्स, 3 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इन सबको ऐड कर दें तो कितनी आ जाएगी? 24 आवर्स। ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर है। थर्ड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जब भी हमने सेंट्रल एंगल निकालना हो तो जो वैल्यू है एक सेक्टर की वो अपॉन में टोटल इंटू 360 से मल्टीप्लाई। जैसे स्लीपिंग का हम निकाल रहे हैं तो 8/24 इंटू 360, 8 1 8, 8 3 24, 3 को इससे काटेंगे 120 डिग्री, तो इसका सेंट्रल एंगल क्या देगा? 120 डिग्री। ऐसे ही आप सबका निकाल सकते हैं।
अगर प्लेन का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3/24 इंटू 360, 3/8 या 24, 8/4 या 32, 8/5 या 40, 45 डिग्री। नेक्स्ट है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच सेक्टर व्हेन द वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर इज गिवन। आपको परसेंटेज निकालनी है जो वैल्यू दी गई है। वैल्यू आपको दी गई है, मान लो हम स्लीपिंग आवर्स की ले रहे हैं, वैल्यू है 8 आवर्स, तो अपॉन में टोटल इंटू 100। परसेंटेज जब भी निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो पहले जितनी वैल्यू है उसकी वो ले लीजिए, अपॉन में जो टोटल है वो ले लीजिए इंटू 100। यानी जब आपको सेंट्रल एंगल निकालना है तो आप 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप उस फ्रैक्शनल पार्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ जाएगी 100/3 और 33:1/3%। नेक्स्ट है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच सेक्टर व्हेन द एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज गिवन। सपोज यहाँ पे इसका एंगल मैं आपको दे देती हूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, इसकी परसेंटेज। जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो और आपको एंगल दिया है, ध्यान दीजिए एंगल दिया है, तो हम क्या करेंगे, जो एंगल की वैल्यू है वो अपॉन में जो टोटल एंगल होता है वो इंटू 100, ये कट जाएंगे। 91 जा 94 जा, ये 4 से कट जाएगा, 25%। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर एंड द एंगल व्हेन परसेंटेज इज गिवन। मैं आपको इसकी परसेंटेज दे देती हूँ, सपोज ये 25% है, तो आपने क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द सेक्टर। जब आपको परसेंटेज गिवन है और वैल्यू ऑफ सेक्टर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज गिवन है 25% है तो अपॉन 100 कर देंगे, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, और जो टोटल वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वैल्यू क्या है, 24 आवर्स, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24 इक्वल टू 6 आवर्स। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल व्हेन परसेंटेज इज गिवन। आपको 25% दिया हुआ है, अब आपको निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, वही 25/100, लेकिन अब इस केस में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 से। 25 4 जा 100, 4 9 जा 9, 36 0, 90 डिग्री। अगर आपको ये सारी चीजें पाई चार्ट में समझ आ गई है तो पाई चार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल 1, एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम्स ड्यूरिंग अ मंथ। यानी एक फैमिली ने अपने इनकम का जितना परसेंट जिस चीज पे खर्च किया है उसका डाटा हमें पाई चार्ट के थ्रू दिया गया है। जैसे एजुकेशन पर वो 15% खर्च कर रहे हैं, फूड पर 25%, क्लोथ्स पर 10%, सेविंग उनकी 15% है, अदर्स पर 20%, ट्रांसपोर्ट पर 5% और रेंट पर 10%। क्वेश्चन है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हम परसेंटेज देखकर ही बता सकते हैं। जितनी ज्यादा परसेंटेज है सबसे ज्यादा उसी पर खर्च हुआ है, तो किस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ, फूड पर, तो इसका आ जाएगा ऑन फूड। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। सेविंग पर वो 15% खर्च कर रही है, ऐसी और कौन सी आइटम है जिस पर वो 15% खर्च कर रहे हैं, क्या है, एजुकेशन, ऑन एजुकेशन। थर्ड क्वेश्चन है इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज ₹3000, व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। हमें इसमें क्या करना है कि उन्होंने हमें सेविंग की परसेंटेज दी हुई है, सेविंग की वैल्यू दी हुई है, तो हम टोटल का 15% इक्वल टू किसके रख देंगे, 3000 के। यानी जो परसेंटेज दी है सेविंग की और जो वैल्यू दी है उनको इक्वल टू कर देंगे लीनियर इक्वेशन बना के, और हम टोटल अमाउंट निकाल लेंगे। फिर उसका हम क्लोथ्स पर वो कितने परसेंट खर्च कर रहे हैं वो निकाल लेंगे। देखिए 15% ऑफ टोटल, टोटल को हम एक्स मान रहे हैं, इक्वल टू किसके हैं, 3000 के। 15/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3000, एक्स इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 3000 इंटू 100/15, 15 2 जा 30, यह आ जाएगा
20,000 रुपीज। अभी 20,000 उनकी टोटल इनकम है। हमें बताना है कि क्लोथ्स पे उनका एक्सपेंडिचर क्या है। तो क्लोथ्स की परसेंटेज देख लीजिए, 10%। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ इज इक्वल टू 10% ऑफ 20,000, यानी 10/100 इंटू 20,000। 2 जीरो कट गई, ₹2,000। तो वो क्लोथ पर कितना खर्च कर रहे हैं? ₹2,000। अब है एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. एक पाई चार्ट दिया गया है, इसमें सर्वे किया गया था कि यंग पीपल किस टाइप का म्यूजिक पसंद करते हैं। तो सर्वे में पाया गया कि 40% लोग लाइट म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं, फोक म्यूजिक को 30%, क्लासिकल म्यूजिक को 10% और सेमी क्लासिकल को 20%। क्वेश्चन है हमारा, इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी यंग पीपल आर सर्वेड। यानी हमें क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज दी है और हमें उसकी वैल्यू दी है, तो हम क्या निकाल लेंगे? टोटल। सेम इसी टाइप से 10% ऑफ टोटल, टोटल को हम मान लेते हैं x इक्वल टू कितना है? 20। यानी जिसकी परसेंटेज दी है और जिसकी वैल्यू दी है उसको हमने इक्वल टू कर दिया ऑफ टोटल करके। यह आ जाएगा 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। x इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे इधर ले जाके 100/10। ये कितना आ जाएगा? 200 पीपल। तो हाउ मेनी पीपल्स वर सर्वेड? 200 पीपल वर सर्वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। परसेंटेज देख लीजिए, सिंपली लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मोस्ट। If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? जो कैसेट कंपनी है वो टोटल 1000 सीडी बनाती है। हमें बताना है कि डिफरेंट टाइप के म्यूजिक के लिए वो कितनी सीडी बना रही है। तो हमें टोटल दिया हुआ है, परसेंटेज दी हुई है, हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक के लिए कितना आ जाएगा? उसकी 40% है, तो 40/100 इंटू जो टोटल है 400 सीडीज। फॉर फोक म्यूजिक, $30/100 इंटू 1000, यह आ जाएगा 300 सीडीज। फिर है क्लासिकल म्यूजिक के लिए, फॉर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का है 10%, तो 10/100 इंटू 1000, 100 सीडीज। फिर है सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, फॉर सेमी क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज है हमारे पास 20%, तो 20/100 इंटू 1000, 200 सीडीज। आई होप कि आपको ये इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे पास टेबल दी गई है जिसमें कलर्स दिए गए हैं ब्लू, ग्रीन, रेड और येलो। कितने नंबर ऑफ पीपल इनको प्रेफर कर रहे हैं? ब्लू कलर को 18, ग्रीन को 9, रेड को 6, येलो को 3 लोग, यानी टोटल 36 लोगों पर सर्वे हुआ है। हमें इसमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले सेंट्रल एंगल निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? जो ब्लू कलर है उसको जितने लोग प्रेफर करते हैं वो हमारा न्यूमरेटर बनेगा, टोटल जितने लोग सर्वे किए गए हैं वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा, और सेंट्रल एंगल निकालना है तो इंटू 360। तो ब्लू कलर के लिए सेंट्रल एंगल होगा 18/36 इंटू 360, ये 10 पे जाएगा 180 डिग्री। ग्रीन कलर के लिए
9/36 इंटू 360 90 डिग्री। रेड कलर के लिए 6/36 इंटू 360 60 डिग्री। और येलो कलर के लिए 3/36 इंटू 360 30 डिग्री। अब इन एंगल्स को हमने पाई चार्ट पे शो करना है। सबसे पहले आप एक सर्कल लेंगे, ये इसका सेंटर है। आप इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से बनाएंगे। सबसे पहले ब्लू कलर जो है वो 180 डिग्री का एंगल शो कर रहा है, तो 180 डिग्री का एंगल हम कैसे बनाएंगे? 180 डिग्री का एंगल तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास थ्रू होके जाएगी, यानी डायमीटर बना दीजिए। तो ये जो एंगल है ये आपका कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये ब्लू कलर है 180 डिग्री। नेक्स्ट है ग्रीन कलर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे बनेगा? आप प्रोटेक्टर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखेंगे और जो लाइन है वो इससे कोइंसाइड करेंगे बिल्कुल सीधी, और 90 डिग्री का एंगल बना देंगे जो आपका इस तरीके से लाई करेगा। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और ये कौन सा कलर है आपका? ग्रीन। नेक्स्ट है रेड। इसके लिए हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो आप प्रोटेक्टर है उसको यहाँ पे रखेंगे लाइन को, और 60 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ पे जो लाइन जाएगी उससे मैच कर देंगे। तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कलर है रेड। और जो ये वाला है ये आपका ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये येलो कलर। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक स्टूडेंट ने मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, इंग्लिश इन सब में कुल मिला के 540 मार्क्स स्कोर किए हैं, और हमें हर सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल दिया है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? 105 मार्क्स उसने किसी सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं। टोटल उसका जो स्कोर है वो 540 है, और यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी है वो एंगल की फॉर्म में दी है। तो हम क्या निकाल लेंगे? इसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। सेंट्रल एंगल के लिए कैसे करेंगे? 105 जो वैल्यू दी है अपॉन जो टोटल उसने गेन किया है इंटू 360, क्योंकि एंगल निकालना है। अब इनको काट दीजिए। 5 पे 21 आ जाएगा, 5 पे 108, 3 पे 3 7 या 21, ये 36। अब इसको 36 से इससे काट दीजिए, यह आ जाएगा 70 डिग्री। अब देख लीजिए कि 70 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है? हिंदी में। तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? आपका आंसर आ जाएगा इन हिंदी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप मैथ्स के स्कोर निकाल लीजिए, हिंदी के निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर लीजिए। मैथ्स के स्कोर निकालने के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल दिया हुआ है मैथ्स का, टोटल एंगल हमें पता है, और जो टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किया वो हमें पता है। तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू? स्कोर इन मैथ्स। मैथ्स का आपका जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, और टोटल एंगल है 360 का, और जो मार्क्स स्कोर किए उसने टोटल 540। इनको काट देंगे। 135 मार्क्स। ऐसे ही स्कोर इन हिंदी निकाल लेंगे हम। हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70। हिंदी का वैसे हमें ऊपर दिया भी हुआ है कि उसने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं, फिर भी हम निकाल लेते हैं 70/360 इंटू 540। 9 4 जा 36, 60 4 15 जा, यह आ जाएगा 105 मार्क्स। अब हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी? तो दोनों को माइनस कर देंगे। 135 माइनस 105,
30 मार्क्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तो वे आउट ये है। दूसरा आप क्या करेंगे, जो इनका सेंट्रल एंगल दिया है डायरेक्ट उसका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स एंड हिंदी। तो मैथ्स में कितना है 90 डिग्री का, हिंदी में है 70 डिग्री का, दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री का। मोर मार्क्स obtained in maths equal to 20 upon 360 into 540। ये काट दीजिए, 18 ये 30 पे जाएगा, इक्वल टू 30 मार्क्स। ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन इन हिंदी एंड साइंस। तो पहले हम इनके सेंट्रल एंगल को ऐड कर लेंगे। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री का और मैथमेटिक्स का है 90। तो 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा 155 डिग्री। ये दोनों कौन से हैं, एसएसटी प्लस मैथ्स। फिर हम जो सेंट्रल एंगल ऐड करेंगे वो किसका करेंगे, हिंदी और साइंस का। हिंदी में कितने डिग्री का एंगल है 70 डिग्री का और साइंस में है 80 डिग्री का। यह आ जाएगा 150 डिग्री हिंदी प्लस साइंस। तो उसने किसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, ऑब्वियसली सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में। तो हम क्या लिखेंगे, ही स्कोर्ड मोर मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स देन इन हिंदी एंड साइंस। तो हमने पढ़ा कि इन ऑर्डर टू गेट मीनिंगफुल इन्फ्रेंस फ्रॉम एनी डेटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमेटिकली। यानी अगर हमें किसी भी रो डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, इसमें हम अगर दिखाएं तो हम इजिली उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि कई बार हम कहते हैं इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन। तो ये जो डेली बेसिस पे हम किसी चीज के बारे में अनुमान लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। आप जैसे कोई कॉइन टॉस करें तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। तो ये जो हम अनुमान लगा रहे हैं तो ये होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। जैसे इट मे रेन टुडे और नॉट। आप बाहर गए, बाहर आपने मौसम देखा, बादल थे तो आपको लगा कि बारिश आएगी, बट हो सकता है बारिश ना आए। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम हो और जिन्हें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सके, यानी वे जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। डेफिनेशन देखिए, एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स एंड द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब है कि कोई भी आउटकम इज सेड टू बी इक्वली लाइकली अगर आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सके। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हम कंफर्म नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा हर बार, तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर है इवेंट। इवेंट क्या होता है, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से जो आउटकम निकलेगा दैट इज कॉल्ड द इवेंट। यानी ईच आउटकम और कलेक्शन ऑफ आउटकम इज कॉल्ड द इवेंट। जैसे आपने कॉइन टॉस किया तो हेड आया, तो हेड क्या है, इवेंट।
ऐसे ही अगर टेल आए तो टेल क्या है, इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम पी ऑफ ई क्या बोलते हैं, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अगर आप कॉइन टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया, 1, क्योंकि उसके दो ही पॉसिबल आउटकम है। जितने पॉसिबल आउटकम होंगे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो हमारा फेवरेबल आउटकम है यानी जो हमें चाहिए हेड, तो वो एक ही है, 1/2। ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1। कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट होगी जो इवेंट हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको कहूं कि जो डाइस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 व्हाइल थ्रोइंग अ डाइस, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 0, क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है। कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1। श्योर इवेंट का मतलब कि वो इवेंट होनी ही होनी है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 to 6 व्हाइल थ्रोइंग अ डाई। तो अगर आप डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 to 6 में से कोई नंबर आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/6, क्योंकि जब आप डाइस थ्रो करेंगे तो 1 to 6 में से ही कोई नंबर आएगा। तो फॉर श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 1, फॉर इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 एंड 1, और जिसके होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जब आप एक पॉइंट टॉस करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी बन सकता है। जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको लिख लीजिए रेज टू द पावर n। यहाँ पर n जो है वो ये दिखा रहा है कि हम कितने कॉइन ले रहे हैं टॉसिंग के लिए। अभी हमने एक ही कॉइन लिया तो दो पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। अगर हम दो कॉइन टॉस करेंगे तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 2, तो 2 रेज टू पावर 2, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे, 4। और अगर 3 कॉइन्स टॉस करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रेज टू पावर 3, यानी उसमें 8 पॉसिबल आउटकम निकलेंगे। ऐसे ही जब एक डाइस थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम है, 6, टोटल आउटकम 6 होते हैं, तो रेज टू पावर n यहाँ पर हम 1 ले रहे हैं क्योंकि एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं ये आउटकम्स उसके होंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अगर कार्ड से रिलेटेड आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52। इसको हम बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। इन 52 कार्ड्स में हमारे पास 4 शेप्स होती हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। और हर शेप के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 स्पेड के, 13 क्लब के, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के। अब आता है कि फेस कार्ड किसको बोलते हैं। इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। फेस कार्ड होते हैं जैक, क्वीन और किंग। तो हर शेप में एक एक जैक होता है, तो टोटल हमारे पास 4 जैक आ गए, 4 क्वींस आ गई, 4 किंग्स, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। जो 1 होता है उसको हम बोलते हैं एस, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 4। चांस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ। चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले है लिस्ट द आउटकम्स स्पिनिंग अ व्हील। आपको डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपको ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कि आपको आउटकम्स बताने हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी इसमें। तो इसके आउटकम्स कितने होंगे, तो आपके पास जो व्हील पे नंबर दिए हुए हैं, तो आपको जो व्हील पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो कितने आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो ए या बी या सी या डी। तो 4 आउटकम्स होंगे, ए बी सी डी। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आपको इसी में प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए, सपोज एक की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर होगा 2/5, क्योंकि टोटल जो आउटकम्स है वो 5 है और ए 2 टाइम्स है। ऐसे ही अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी आ जाए तो 1/5। नेक्स्ट है
लिस्ट द आउटकम्स टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर 2 कॉइन हम इकट्ठे टॉस कर रहे हैं तो क्या आउटकम्स निकल सकते हैं? या तो दोनों हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या फिर एक हेड और एक टेल, या फिर एक टेल एक हेड। यानी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक डाइस पर 1 to 6 तक नंबर होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर है कौन कौन से। बताइए कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ यूनिक नंबर, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 है, 2 के 2 फैक्टर हैं, या तो 1 या 2। तो इसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन से हैं? 2, 3, 5। नॉट अ प्राइम नंबर, जो बाकी बचे वो प्राइम नंबर नहीं है। 1, 4, 6। अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर एक ही नंबर है 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए सिर्फ, तो 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिए हम इसमें 5 लेंगे क्योंकि उसने 5 से ग्रेटर कहा है कि कोई भी नंबर 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 5 से छोटा या 5 हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको एस निकालना है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। तो एस टोटल हमारे पास कितने हैं? 4। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है आउटकम्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे। अब इसको लोएस्ट टर्म पे लेके आएंगे, ये आ जाएगा 1/13। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ स्लिप एंड केप्ट इन अ बैग, और उसको शफल कर दिया विदाउट लुकिंग। आपको एक स्लिप निकालनी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? कि नंबर 6 आए तो क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसमें हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? 6, 1 ही टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए उसमें? 10। तो हमारा जो 6 निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/10। नेक्स्ट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कितने नंबर है? वो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे 5 अपॉन टोटल है 10। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 से कितने नंबर है? 7, 8, 9, 10। 4 नंबर्स हैं, तो 4 हमारा फेवरेबल आउटकम, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 10। इनको लोएस्ट टर्म पे ले आइए, 2/5। नेक्स्ट है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो 1 to 10 में 1 डिजिट नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल 9 नंबर है। ये हमारे फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 10। ये अपने आप में ही लोएस्ट टर्म पे है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।